नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब जी। आज हमारा है बायोलॉजी का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11। बाकी चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। बिल्कुल सटीक आसान सरल भाषा में बताया जाएगा कि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बाकी क्लास आपने देखी होगी, तो इसी तरीके से ये क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए, दोनों को परिभाषित कीजिए। समझते हैं कि समष्टि और समुदाय में फर्क क्या होता है। ये कोई भी एक अक्षेत्र है, इस अक्षेत्र के अंदर अगर बोल दिया जाए इस किसी भी जंगल के अंदर कि टोटल कितने इसके अंदर शेर रहते हैं, शेरों की संख्या कितनी है इस पूरे जंगल के अंदर, तो ये शेरों की क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी समष्टि। या बोल दिया जाए कि इस पूरे जंगल के अंदर पशु कितने हैं, बस जो चौपाई जानवर होते हैं चार पैरों वाले वो कितने हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उनकी समष्टि। पर अगर इस अक्षेत्र के अंदर बोल दिया जाए कि टोटल शेर, हाथी, पशु, पक्षी और पेड़ कितने हैं, यानी वो उनकी संख्याएं सभी जो प्रजातियां हैं उन सभी की संख्याओं को मिलाकर किसी क्षेत्र की, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समुदाय। किसी क्षेत्र में जब एक जाति की संख्या गिनी जाती है तो उसको बोलते हैं समष्टि, और जब सभी प्रजातियों की संख्या गिनी जाती है, मानी जाती है, जोड़ी जाती है, तो क्या कहलाती है, वो समुदाय हो जाता है उस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं का। तो ये दोनों में फर्क होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को समष्टि बोलते हैं, और किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की अनेक समष्टियों को, यानी अनेक प्रत्येक प्रजाति का जो समूह है सबको मिलाकर जो समूह बनता है उसको समुदाय बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, सहोपकारिता किसे कहते हैं। सहोपकारिता किसे कहते हैं। सहो का मतलब होता है एक साथ, एक साथ में। तो सहोपकारिता उसे कहते हैं जिसमें दो विभिन्न प्रजातियां एक साथ रहती हो, दोनों परस्पर खाती हो, निवास स्थान पर रहती हो, और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता हो, किसी को भी नुकसान नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। सहोपकारिता, सहजीवन, सहभागिता, ये 4-5 है। परजीविता, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। सहोपकारिता के अंदर क्या होता है, इसमें दो विभिन्न जीव या जीव समूह एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, इस संबंध में दोनों को फायदा होता है, किसी को भी हानि नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। जिस प्रकार लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं, या फूल और मधुमक्खी होती है। फूल को फायदा होता है कि उसका परागण क्रिया होती है, और मधुमक्खी को फायदा होता है उससे शहद लेता है, तो नुकसान किसी को नहीं है, दोनों को फायदा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जब दोनों को फायदा हो, सहोपकारिता। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। परभक्षी किसे कहते हैं। परभक्षी वो पशु या पक्षी जो दूसरे से अपना भोजन का भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। परभक्षी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, आपने देखा शेर है वो परभक्षी है, गीदड़ है वो परभक्षी है, बाज है, सांप है, जो दूसरे पेड़ पौधे जंतु को खा जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो परभक्षी कहलाते हैं। दूसरे परमिस दूसरा और भक्षिमिस भक्षण करना, दूसरे का भक्षण करना। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में थोड़ी सी मदद करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परभक्षी कमजोर और बीमार जीवों को खाकर पर्यावरण में जनसंख्या नियंत्रण का कार्य करते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, जैसे सिंह, बाज, बाघ आदि परभक्षी के उदाहरण हैं। सहभोजिता किसे कहते हैं जी। सहभोजिता, सहभोजिता कहते हैं जब यह दो जीवों का ऐसा पारस्परिक संबंध है। देखो, एक तो था सहपकारिता और ये क्या है, सहभोजिता। इसमें क्या होता है, सहपकारिता में क्या था, दोनों को लाभ होता था, जैसे फूल और मधुमक्खी। इसमें क्या है कि दो जीव परस्पर रहते हैं, परंतु एक को तो फायदा होता है और दूसरे को ना हानि होती है ना फायदा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सहभोजिता। यह दो जीवों के बीच परस्पर वो संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ न हानि। देखो, जो अभी बताया था, थोड़ा थोड़ा इन सब में फर्क है। जो सहोपकारिता था उसमें दोनों को फायदा होता था, दोनों प्रजाति को। इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। जैसे आम की शाखा के ऊपर आर्किड का पौधा उग जाता है, तो आर्किड को तो फायदा हो गया, उसको बेस आधार मिल गया वहां पर उगने के लिए, लेकिन आम को ना हानि है ना नुकसान है,
क्योंकि उसकी छाल के ऊपर एक छोटा सा आर्किड का पौधा उग जाता है। ऐसे ही जो बांस के पेड़ होते हैं, बांस के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके ऊपर एक लता यानी कोई बेल होती है किसी भी घास फूस की, वो चढ़ जाती है। तो बांस को तो कोई खास नुकसान उससे होता नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ जो भोजन है वो अपनी जो बेल होती है, जो लता होती है, वो अपना भोजन खुद बनाती है। उसको, लता को तो फायदा है क्योंकि वो सहारा लिया हुआ है उसका। बांस को ना लाभ है ना हानि है। तो जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को ना हानि ना लाभ, तो उसको क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। अब है सहजीवन। सहजीवन में क्या होता है? दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। दोनों जीवों को परस्पर लाभ। सहमिस एक साथ जीवन में जीते हैं जो, यह दो विभिन्न प्रजातियों के जीव के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है, जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। जैसे क्लोरोफिल वाले शैवाल और कवक होते हैं, दोनों को आपस में फायदा होता है। परजीविता, परभक्षी किसको बोलते हैं? जो दूसरे का भक्षण करते हैं। और परजीविता बोलते हैं जो किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर रहते हो या निर्भर रहते हो, या उसके ऊपर ही वो आवास बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं परजीविता। परजीविता वह संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता हो, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता हो और उस जीव को नुकसान पहुंचाता हो। जैसे मच्छर, पिस्सू, टेफन और या कुंटमाल एक पौधे का नाम है, वो दूसरे पौधे के ऊपर उगकर उसका नुकसान करता है और खुद का फायदा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परजीविता। अब है अंतरजातीय परजीविता। देखो, एक तो होता है परजीविता। अब परजीविता के अंदर ही एक अंतरजातीय होता है। अंतरजातीय परजीविता किसे बोलते हैं? देखो, अगर यहां आ गया अंतरजातीय परजीविता तो अलग हो गया, अगर है अंतरजातीय तो अलग हो गया। क्या है बताते, देखिए। अंतरजातीय का मतलब है, अंतरजातीय के दो विभिन्न जाति या प्रजाति के परस्पर पौधे या जीव जंतु जब एक दूसरे पर आधारित होते हैं तो उसे बोलते हैं अंतरजातीय। और जिसमें एक ही जाति के या एक ही प्रजाति के दो वनस्पति या जंतु आपस में एक दूसरे को सहारा या निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसे बोलते हैं अंतरजातीय। ठीक है, तो ये क्या है? अंतरजातीय। अंतरजातीय परजीविता वह संबंध है जिसमें परजीवी और अतिथि अलग अलग जाति के हों, तो क्या होता है? अंतरजातीय होता है। जब अलग अलग जाति के होते हैं, अगर एक ही जाति के होंगे दोनों तो अंतरजातीय होगा। तो अंतरजातीय परजीविता वह संबंध है जिसमें परजीवी और अतिथि, अतिथि यानी जिसके ऊपर वो फायदा ले रहा है दूसरा प्रजाति का जंतु, तो जो फायदा दे रहा है जिसके ऊपर है वो अतिथि होगा, और जो परजीवी है जो नुकसान कर रहा है वो परजीवी है। अलग अलग प्रजाति के दोनों होते हैं। इसमें परजीवी को लाभ होता है, अतिथि को यानी जिसके ऊपर वो रहता है जीव उसको अतिथि बोलते हैं, उसको नुकसान होता है। जैसे पिस्सू और कुत्ता, तो इसमें जो पिस्सू है ये परजीवी है, कुत्ता क्या है? इसके अंदर अतिथि है। टैपवर्म और गाय जो कीड़े हो जाते हैं नहीं पेट में गाय के या किसी भैंस या बछड़े छोटे बच्चे के, तो वो टैपवर्म होते हैं। टैपवर्म को तो फायदा होता है क्योंकि वो भोजन लेता है गाय के अंदर से, पेट के अंदर से, लेकिन गाय को क्या होता है? नुकसान होता है। तो ये क्या होता है? अंतरजातीय। अंतरजातीय जिसमें दोनों एक ही जाति के हों। उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। जी, ये आप समझ लीजिए पहले इसका क्या मतलब है। जी, आपने देखा होगा कि ये कोई एक तालाब या झील या समुद्र है। इस झील के अंदर मान लिया 100 मछलियां रहती हैं। उदाहरण के तौर पर 100 टोटल इसके अंदर मछली रहती है। अब 100 मछली, एक मछली अपने जीवन काल में पता नहीं कितने हजार या लाख अंडे देती है। तो 100 के 100 जब अंडे देंगी, इसके अंदर बच्चे देंगी, तो आप मान लो इसके अंदर आप मान लो कि 1 लाख टोटल मछली के बच्चे पैदा हुए। अब अगर 1 लाख के 1 लाख बच्चे इसके अंदर जी जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, बड़ी मछली बन जाएंगे, तो तब क्या होगा? 1 लाख मछली बड़ी होकर जब वो अंडे देंगी, बच्चे देंगी, और वो सब अगर जीवित रहे, तो ये पूरा का पूरा जो तालाब है ये मछलियों से ही भर जाएगा और इसमें जगह नहीं बचेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण यही है। ये क्या कारण है जी?
अगर कहीं पर भी तालाब के अंदर 100 मछली है और वो अपने जीवन काल के अंदर 1 लाख मछलियों को जन्म देती है, मान लेते हैं, तो 1 लाख मछली, जब मछली के बच्चे छोटे होते हैं तो उन छोटे बच्चों ने खाने के लिए, पीने के लिए, आवास के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जीवन संघर्ष। और उस जीवन संघर्ष करते टाइम क्या होगा, 1 लाख मछलियों के अंदर से आप मान के चलो लगभग 98% या 95% से ज्यादा मछली के जो बच्चे हैं वो खत्म हो जाते हैं जीवन संघर्ष के दौरान। और ये जो 100 मछली थी, तो ये जो 1 लाख मछली है, इनमें से मान के चलो आप 100 या 110, 120 ही लास्ट में जाकर बड़ी होंगी, ठीक है। और उसके बाद जब वो सारी की सारी दोबारा से उसके अंदर अंडे बच्चे देती हैं, जो मछली है अंडे देती है, तो उसके बाद भी जितने सारे बच्चे होंगे या अंडे होंगे, उनमें से भी मोस्टली अंडे 98% के आसपास या 99% नष्ट हो जाते हैं जीवन संघर्ष के दौरान। कुछ अंडे में ही, कुछ थोड़े बड़े होकर, कुछ उससे थोड़े बड़े होने के बाद। लास्ट में जितनी मछली लगभग स्टार्टिंग में थी उतनी ही बनी रहती है, ठीक है। यानी इसकी जो स्पीड है वो ऐसे है, जिस टाइम कोई भी जीव जंतु पैदा होता है, जैसे आपने अक्सर एक उदाहरण और देते हैं, कुत्ते का देते हैं। कुत्ता, आपने देखा होगा कि जो कुत्ते बच्चे देते हैं तो कई बार लगभग 10-10 बच्चे या 8 बच्चे दे देते हैं। किसी मोहल्ले या गांव के अंदर एक साल आपने देखा कि 10 कुत्ते हैं, 10 कुत्तों ने बच्चे दिए, और कितने दिए वो, 8-8, 10-10 बच्चे दिए, तो लगभग कितने हो गए, 70 या 80 बच्चे के आसपास हो गए मान लिया। अब वो 80 बच्चे अगर 2 या 3 या 4 साल के बाद ये भी 10-10 बच्चे या 8-8 बच्चे देंगे, तो उस पूरे मोहल्ले में तो कुत्ते ही कुत्ते हो जाएंगे उस गांव के अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली उस जितने भी 8-10 बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर से 6, 5 या 7 तो गुजर जाते हैं जीवन संघर्ष के दौरान किसी भी तरीके से। तो लास्ट में बचते कितने हैं, थोड़े से ही बच पाते हैं। तो ये जो वक्र है, स्टार्टिंग में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वक्र वृद्धि का ऐसे चलता है, बढ़ते चले जाते हैं कि अभी यहाँ कितने बच्चे दिए टोटल, मान लिया 10 कुत्ते थे, उन्होंने शुरू में जो पेरेंट्स थे कुत्ता कुत्ती, तो टोटल वो 10 थे, उन्होंने अगर 10-10 दिया तो कितने हो गए, 100 बच्चे हो गए। अब वो धीरे धीरे ना घटने स्टार्ट हो जाते हैं, घटने यानी वो इधर यहाँ रह गए 70 टोटल मिलाकर पूरे गांव के अंदर, यहाँ रह गए वो फिर 50, यहाँ रह गए फिर वो 40, फिर 30। तो इस प्रकार से एक संख्या आगे जाकर ऐसे होती है कि पता लगता है कि गांव के अंदर वो जो पहले वाले 10 थे वो, और बस ज्यादा ज्यादा 5, 6 या 10 ही बाकी बचे हैं, यानी 2 साल या 3 साल के बाद। यानी फिर जो ये वक्र है ये ऐसे चलता है और ये ऐसे ही चलता रहता है। स्टार्टिंग में जनसंख्या बढ़ती है, फिर वो बढ़ने के बाद थोड़े दिन के बाद घटनी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में उतनी ही बचती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर 20 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले जितने कुत्ते थे थोड़े ही बड़े होंगे, ज्यादा नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से मछली वाली बात है, झील के अंदर मछली है तो 20 साल में तो भर जाना चाहिए था पूरा का पूरा जो झील थी, लेकिन नहीं भरती, उतनी ही लगभग रहती है। इसका कारण यही है कि जीवन संघर्ष के दौरान मोस्टली प्राणी गुजर जाते हैं, बच्चे जीव जंतु के, और लास्ट में जो बचते हैं वो ही उस पीढ़ी को एक सार लेकर चलते हैं। तो ये सब इसके अंदर, इसको ही लॉजिस्टिक वक्र बताते हैं। तो लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र क्या होता है? लॉजिस्टिक वक्र वह ग्राफ है जो दिखाता है कि किसी जनसंख्या की वृद्धि शुरू में तो बहुत तेजी से होती है, फिर संसाधनों की कमी से, संसाधनों का मतलब क्या होता है, खाना पीना रहना आवास, वो सब कमी के कारण धीमी धीमी चलती है, धीमी हो जाती है और अंत में स्थिर हो जाती है। इसे एस आकार का वक्र भी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? शुरू में तेजी से वृद्धि होना, आपने ऐसे ही एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। शुरू में तेजी से वृद्धि होती है, मध्य में वृद्धि धीमी हो जाती है, पहले ऐसे चलती है, फिर धीमी हो जाती है और लास्ट में तो बस फिर स्थिर हो जाती है, तो अंत में स्थिर हो जाती है। इसे निम्न समीकरण से दर्शाते हैं, dn/dt, ये अवकलन समीकरण है, बराबर Rn kn k माइनस n और इंटू k। ये चित्र इस तरह का आपने चित्र बनाना है, ठीक है। ये चित्र है, ये समय के साथ साथ है, ये क्या है, ये समय है।
समय का मतलब क्या है? शुरू में बच्चे हुए, ये पहले 4 महीने हैं, काफी सारे थे। जैसे जैसे फिर अगले 4 महीने हुए, अगले 4 महीने हुए, अगले 4 महीने हुए, तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो वृद्धि होती है, पहले 4 महीने काफी सारी, उसके बाद अगले 4 महीने कम हो जाती है, उसके अगले 4 महीने क्या होता है? ये और कम हो जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है? मान लेते हैं 4 महीने का हमने एक पैमाना लिया है, उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही चलते हैं, यानी उतने ही रहते हैं, ये मतलब है। ठीक है, ये जो है समय का है, यानी पहली शुरुआत में जब मछली बच्चे देती है, तो एक मछली ने मान लिया 10,000 बच्चे दिए, 10,000 अंडे दिए हैं, जैसे मछली देती है। तो एक तालाब में मछली थी, कुछ मछलियां थी, उन्होंने 1,00,000 अंडे दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसमें से घटने स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट में जो बड़ी मछली बनते हैं वो थोड़े ही अंडे थे जो बचते हैं, बाद में बड़ी मछली बनते हैं, बाकी सब जीवन संघर्ष के दौरान नष्ट हो जाते हैं, और वो फिर वो ही जीवित रहते हैं। ये लाइन वो दर्शाती है। ठीक है, चरघातांकीय वृद्धि के समीकरण को लिखिए। अगर n आकार की समष्टि, ये वही जुकतु, ये वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपरले वाला था, उसी के संबंध में है। या अगर n आकार की समष्टि में जन्म दरें b के रूप में हो, यानी जन्म, बच्चों का जन्म तो है b, और मरने वाले जो जनसंख्या थी वो है d मान ली हमने, तो रूप में निश्चित की जाती है, तब इकाई समय अवधि यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, ऐसे। तो अवधि टी में टी का मतलब है टाइम, और उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dn अपॉन dt, dn बटे dt, ये क्या बोलते हैं इसे? अवकलन कर देंगे। इसके दौरान वृद्धि या कमी, जितनी भी वृद्धि होगी, जो पेरेंट्स थे और उसके बाद बच्चे जितने बढ़े या घटे, वो सब इस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। dn अपॉन dt यानी बटे बराबर b माइनस डी, b जन्म दर, d मृत्यु दर, और गुणा संख्या, कितनी संख्या है टोटल। मान लीजिए अगर हम जो जन्म दर थी उसमें से हम जो मृत्यु दर घटाई, उसको हमने मान लिया पाई। क्या मान लिया? पाई। इस जो ऊपर समीकरण थी, क्या मान लिया उसमें? पाई। तो देखो dn अपॉन dt बराबर, dn अपॉन dt बराबर, तो इसकी जगह क्या रख दिया? b माइनस डी की जगह क्या रख दिया? पाई। बस यहां पर पाई रख दिया, बाकी n सेम रहेगा, n जो ये n है, n सेम रहेगा। तो ये समीकरण फाइनल आपने लिखनी है एग्जाम के अंदर। आर्किड और आम के पेड़ के बीच में पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। अभी आपको बताया था कि आम के जो पेड़ होता है उसके ऊपर आर्किड का पौधा जम जाता है, तो आम को तो कोई परेशानी नहीं होती, ना फायदा ना नुकसान, लेकिन आर्किड को फायदा होता है। तो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता का एक उदाहरण है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को न लाभ न हानि होती है। ठीक है, इस चैप्टर के 1 लीनियर क्वेश्चन कौन कौन से? देखो 1 लीनियर क्वेश्चन जो आ सकते हैं, यानी बहुविकल्पी और अति लघु, यहां से आने की उम्मीद है इस चैप्टर के। राइजोबियम, आपने देखा होगा जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे उड़द वगैरह होती हैं, मूंग की जो पेड़ पौधे होते हैं, जब उसकी जड़ उखाड़ते हैं तो नीचे से छोटी छोटी सी जड़ में एक गांठे सी होती है, उन गांठे को क्या बोलते हैं? राइजोबियम, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जिसके अंदर भरपूर नाइट्रोजन होता है। एक ही जाति के जीवों में भोजन, जल, खनिज तथा आवास आदि के लिए जो परस्पर स्पर्धा होती है उसे अंतरजातीय स्पर्धा बोलते हैं, जो आपको ऊपर बता दिया गया। अगर देखो, अगर एक ही जाति के जीव है तो उसे तो बोलते हैं अंतरजातीय। क्या बोलते हैं? अंतरजातीय। एक ही जाति के जीव हैं, मान लिया किसी जंगल के अंदर 100 शेर हैं, और वहां सब के सब वो खाने की तलाश कर रहे हैं, खाना वहां बहुत कम है उनके लिए, यानी दूसरे जीव जंतु, तो इनमें आपस में स्पर्धा होगी। जो यानी ताकतवर शेर होंगे वो शिकार कर लेंगे, जो कमजोर होंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मुंह में मौका ही नहीं मिलेगा उन ताकतवर शेरों के सामने। तो इससे क्या होगा? उनके अंदर आपस में स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। स्पर्धा को कंपटीशन बोलते हैं, मुकाबला। तो वो होगा, तो उसमें कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा। तो ऐसे एक ही जाति के अंदर जो स्पर्धा होती है उसे बोलते हैं अंतरजातीय स्पर्धा या कंपटीशन। और जब विभिन्न विभिन्न जातियों के जीवों में आवास, भोजन, जल, खनिज, खान पीन के लिए परस्पर
स्पर्धा या कंपटीशन होता है तो उसे बोलते हैं अंतरजातीय। अलग अलग जीवों के अंदर होता है तो अंतरजातीय बोलते हैं, एक ही जाति के जीवों के अंदर होता है जैसे शेर के तो उसे अंतरजातीय बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे जंगल में शेर भी है, गीदड़ भी है, ठीक है, भालू भी है, तो भोजन वहां मान लिया बहुत कम है दूसरे पशु पक्षी, तो ये क्या है, ये आपस में इनके अंदर भी कंपटीशन है, ठीक है, और दूसरे जीव जंतु से अपना भोजन ले रहे हैं, लेकिन इन सब ने भोजन चाहिए, दूसरे जंतु मान लिया कम है, तो इनमें आपस में क्या होगी, स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, जो ताकतवर होगा वो अपना भोजन अत्यधिक लेगा, कमजोर वाला कम ले पाएगा। अगर अनेक जातियों के बीच कंपटीशन है तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरजातीय, और एक जाति के बीच अंतराजातीय, ठीक है। चरघाती का वृद्धि समीकरण जो ऊपर अभी बताई थी, डीएन अपॉन dt इक्वल पाइन या फिर आरएन, आप यहां आरएन भी लिख सकते हैं, आरएन भी बिल्कुल राइट है, ठीक है, आरएन भी राइट है, ये बिल्कुल राइट समीकरण। समष्टि या पॉपुलेशन, इसकी मुख्य क्या बातें होती है, क्या विशेषताएं होती है, देखो कोई भी जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, समष्टि होती है। समष्टि बोलते हैं किसी स्थान पर, सबसे पहला क्वेश्चन समष्टि वाला समझाया था, एक ही क्षेत्र में जब किसी क्षेत्र के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रजाति, कितनी उसकी संख्या है, कितनी जनसंख्या है, वो समष्टि कहलाती है। तो उसका अपना कोई आकार भी होता है, उसका घनत्व भी होता है, यानी घनत्व बोलते हैं कि इतने जंगल में दूर दूर है वो प्रजाति के जंतु, ये बिल्कुल पास पास हैं, बहुत सारे हैं, ये होता है, इसे बोलते हैं घनत्व। जन्म दर कितनी है, यानी कितने पैदा होते हैं प्रतिदिन या प्रतिवर्ष, और कितनी मृत्यु दर है, कितने गुजर जाते हैं। वितरण क्या है उनके लिए भोजन का, और उनकी आयु वहां पर कितनी है, आयु संरचना, कितनी उम्र तक वो जीते हैं, ये सब क्या कहलाता है, आयु वितरण। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर से, इस क्लास के अंदर से ही आपने लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। आप चेक कर लेना बाद में। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।